निधाय हृदयविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां सुषुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तो इससे पूर्व की कक्षा में गुण कितने प्रकार के होते हैं इसका निरूपण हुआ। कौन कौन से गुण होते हैं, पहले गुण का लक्षण बताया गया। इससे पूर्व गुण का लक्षण बताया गया। क्या बताया गया? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः, जो द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए सामान्य जाति से युक्त हो उसे गुण कहते हैं। गुण की सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग क्या किया गया? उसमें अनुमान प्रयोग था कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवती या कारणता सा यत्किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणदात्वात् घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत। दूसरा जो उसमें अनुमान था वह यह था कि गुणपदनिष्ठ वाचकता निरूपित वाच्यता किंचित धर्मावच्छिन्ना वाच्यतात्वात् घटपदनिष्ठ वाचकता निरूपित वाच्यतावत। तो यह दो अनुमान उसमें प्रदर्शित किए गए। गुण कितने होते हैं? 24 गुण होते हैं, ऐसी संख्या वहाँ पर बताई गई। अब 24 गुण कौन कौन से होते हैं इसका निरूपण हो गया। एक एक गुण का निरूपण तो आगे किया जाएगा। द्रव्य निरूपण के पश्चात एक एक द्रव्य का निरूपण, प्रत्येक गुण का निरूपण इस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पर शंका उपस्थापित कर रहे हैं कि 24 ही गुण होते हैं या अधिक होते हैं। वास्तव में न्यायिक हो या मीमांसक हो, दोनों ही 24 गुण मानते हैं। न्यायिकों के मत में जो 24 गुण हैं वे तो बता दिए गए हैं, किंतु मीमांसकों के मत में क्या है? जो न्यायिक मत में शब्द, धर्म और अधर्म यह गुण है, इनको मीमांसक गुण नहीं मानते हैं। इनके स्थान पर मीमांसक क्या मानते हैं? एक गुण मानते हैं प्राकट्य, और दूसरा गुण मानते हैं शक्ति, और तीसरा तो यह जो ध्वनि बताया गया है वह हो गया। तो जो न्यायिक मत में धर्म, अधर्म और शब्द नामक गुण है तीन, इनके स्थान पर मीमांसक प्राकट्य, शक्ति और ध्वनि ऐसे तीन गुणों को मानते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों के ही मत में 24 गुणों की संख्या है। अब कोई शंका कर रहा है कि अतिरिक्त गुण भी होते हैं 24 से अतिरिक्त, तो वो कौन होते हैं और क्या अतिरिक्त गुण वे हैं अथवा नहीं है, इसका यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुणत्वजातिमान्वा, यह तो लक्षण तक हो गया। अब ननु लघुत्व मृदुत्व कठिनत्वादीनां विद्यमानत्वात् कथं 24 गुणा इति चेन्ना। अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? लघुत्व, मृदुत्व, कठिनत्व यह सब गुण है, लोगों को अनुभव में आते ही है। व्यक्तियों को लघुत्व कुछ होता है, कोई वस्तु लघु है ऐसा सबको अनुभव में आता है। मृदुत्व कोई वस्तु कोमल है, कठिनत्व कोई वस्तु कोमल के विपरीत क्या होता है? हाँ, कठोर होता है। तो कोई वस्तु कठोर है ऐसा सबको अनुभव में आता है। तो यह अतिरिक्त गुण हैं ऐसी पूर्व पक्षी की शंका है, तो इनका निरूपण क्यों नहीं किया गया? इसके उत्तर में कह रहे हैं इति चेन न लघुत्वस्य गुरुत्वाभाव रूपत्वात् मृदुत्व कठिनत्वयोर अवयव संयोग विशेष रूपत्वात्। आपने क्या क्या अतिरिक्त गुण कहे? लघुत्व, मृदुत्व, कठिनत्व ऐसा कहा। पहले मृदुत्व और कठिनत्व को देखते हैं। मृदुत्व और कठिनत्व कह रहे हैं अवयव संयोग विशेष रूपत्वात्, वे अवयव संयोग रूप ही है। जैसे कोई वस्तु है वह कठोर कब होगी? जब उसके अवयव पास पास स्थित हो, समीप समीप स्थित हो, तब जाकर के वह वस्तु जो है कठोर होती है। ऐसे ही कोई वस्तु मृदु, कोमल कब होती है? जब उसके अवयव जो हैं वह दूर दूर स्थित हो। मूल अवयव कौन है? मूल अवयव परमाणु है। परमाणु निकट निकट स्थित होंगे तब जाकर के वस्तु में जो है वह कठिनत्व आता है। दूर दूर स्थित होंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आएगा मृदुत्व। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध होता है कि मृदुत्व कठिनत्व जो भी कहा है वह अवयव संयोग रूप ही है, कोई भिन्न गुण नहीं है। यह हो गया मृदुत्व का। अब लघुत्व कोई भिन्न गुण है अथवा नहीं है, इसका विवरण कर रहे हैं। लघुत्वस्य गुरुत्वाभाव रूपत्वात्। अब जो लघुत्व है वह क्या है? 24 गुणों में एक गुण गिनाया गया है, गुरुत्व। तो लघुत्व जो है वह गुरुत्व का अभाव रूप ही है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब यह जो गुरुत्व है, आजकल भ्रम ले लिया जाता है कि यह जो गुरुत्व है वह आजकल जिसको ग्रेविटी कहते हैं वह है, किंतु ग्रेविटी और गुरुत्व भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। यहाँ पर क्या कहा? लघुत्व गुरुत्व का अभाव है। गुरुत्व का अभाव वास्तव में कहीं पर पाया जाता है क्या? लघु वस्तु में भी आजकल जिसको ग्रेविटी कहते हैं वह होती है कि नहीं होती है? होती है। तो
गुरुत्व क्या है? न्यायिक और वैशेषिक जिसको गुरुत्व कहते हैं वह होता है आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। जो आद्य पतन का असमवायी कारण हो उसे गुरुत्व कहते हैं। आद्य पतन का अर्थ है पहली बार जो वस्तु गिर रही है। पहली बार का अर्थ ऐसे पहली बार नहीं, उसका जो प्रथम पतन हो रहा है, जैसे ये रखा है, इसका प्रथम पतन जो हो रहा है वह इसके गुरुत्व के कारण हो रहा है। और इसके पश्चात वे क्या मानते हैं कि प्रथम पतन जो इसका हो रहा है वह तो गुरुत्व के कारण है, लेकिन प्रथम पतन के पश्चात वेग उत्पन्न होता है, उसके पश्चात दूसरा वेग उत्पन्न होता है। ऐसे ही एक वेग, दूसरा वेग, तीसरा वेग, पहले वेग का नाश होगा, फिर दूसरा वेग उत्पन्न होगा, दूसरे वेग का नाश होगा, फिर तीसरा वेग उत्पन्न होगा तत्पश्चात। इस प्रकार से वस्तु न्यायिकों के मत में गिरती है। और उस गिरने का जो प्रथम कारण है वह आद्य पतन का, मात्र आद्य पतन, नीचे की ओर जो पतन हो रहा है उसका जो कारण है उसे गुरुत्व कहते हैं। और यह गुरुत्व केवल पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी और जल का तात्पर्य है पृथ्वी जल से निर्मित जितने पदार्थ है। आगे पृथ्वी निरूपण के अवसर पर यह आएगा। पृथ्वी का अर्थ ये धरती नहीं है, पृथ्वी का अर्थ पार्थिव पदार्थ और जलीय पदार्थ जितने हैं, तो पृथ्वी और जल में गुरुत्व रहता है, ऐसा न्यायिक कहते हैं। किंतु आजकल जिसको ग्रेविटी कहते हैं वह पृथ्वी, जल, वायु, यहाँ तक कि लोग आजकल कहते हैं कि प्रकाश में भी गुरुत्व है। जिसका नीचे पतन हो रहा है उसमें गुरुत्व है। प्रकाश भी गिरता हुआ देखा जाता है तो उसमें भी गुरुत्व आजकल माना करते हैं। तो न्यायिकों के मत में वायु में गुरुत्व नहीं होता है, तो इनके मत में गुरुत्व क्या है? पृथ्वी जल में स्पष्ट रूप से गुरुत्व है, ऐसा ही कह रहे हैं, वायु में नहीं है। तो गुरुत्व भार को कहते हैं। तो लघुत्व क्या हो गया? जो किसी वस्तु का भार है उसका अभाव लघुत्व इस प्रकार से कहा जा सकता है। गुरुत्व जो होता है वह वस्तु का भार होता है, किंतु जो ग्रेविटी है वो दो वस्तुओं के बीच में जो परस्पर फोर्स है उसको ग्रेविटी कहते हैं। वो दो वस्तुओं के बीच में होती है। यह मात्र एक वस्तु के नीचे गिरने का कारण है। वो भी कारण ऐसा नहीं कि पृथ्वी उसको खींच रही है, कारण जिसके कारण वह स्वयं गिर रहा है। तो वस्तु के भार को न्यायिक वैशेषिक गुरुत्व कहते हैं। अब ये पृथ्वी खींचने वाली जो बात है, ये न्याय लीलावती ऐसा ग्रंथ है भास्कराचार्य का। उसमें क्या आता है कि आकृष्टि शक्तिश्च मही तथा यत खस्तम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्त्या। ऐसा खस्तम मतलब आकाशस्थम। तो पृथ्वी में ऐसा कोई आकृष्ट करने की शक्ति है जो आकाशस्थ पिंडों को, गुरु जो पिंड है मतलब भारयुक्त जो पिंड है, उसको स्वाभिमुखम अपनी ओर अभिमुख करती है स्वशक्तिया अपनी शक्ति से। तो वह उसके लिए गुरुत्व पद का प्रयोग वहाँ पर नहीं हुआ है। उसको मात्र आकृष्टि शक्तिश्च ऐसा कहा गया है कि आकृष्ट करने वाली कोई शक्ति विशेष है। तो गुरुत्व क्या हुआ? गुरुत्व होता है आद्य पतन का समवायी कारण। आद्य पतन होता है उसके भार के कारण, और उसके पश्चात वेग उत्पन्न होता रहता है। और द्वितीय तृतीय पतन क्या होते हैं? वेग के कारण होते हैं। वेग कैसे उत्पन्न होता है? क्रिया के कारण वेग उत्पन्न होता है। तो न्यायिक बोलते हैं कि गुरुत्व के कारण वस्तुओं का आद्य पतन होता है। लघुत्व गुरुत्व का अभाव रूप है, तो क्या लघु वस्तुओं का पतन नहीं होता? ऐसा शंका हो सकती है। तो न्यायिक लोग इसके उत्तर में क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि लघु वस्तुओं का पतन जो है वह गुरुत्व के कारण ना होकर के वेग के कारण होता है। लघु वस्तुओं के पतन में वेग कारण है, और जो गुरु वस्तुएं है, भारयुक्त वस्तुएं है, उनके पतन में कौन कारण है? उनके पतन में गुरुत्व कारण है। पहला प्रथम पतन में गुरुत्व कारण है, उसके पश्चात वेग इत्यादि कारण होते हैं। इस प्रकार से 24 ही गुण होते हैं ऐसा सिद्ध होता है। मृदुत्व कठिनत्वयोर अवयव संयोग विशेष रूपत्वात्, यह तो हो गया। अब है कर्म, द्रव्यम गुणस तथा कर्म, ऐसा था ना। तो अब कर्म आता है। कौन कौन से कर्म होता है? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण, पहले ऊपर जिस वस्तु को फेंकते हैं वह कर्म कहलाता है उत्क्षेपण। दूसरा है अपक्षेपण, नीचे किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वह कर्म कहलाता है अपक्षेपण। आकुंचन, किसी वस्तु को समेटना, उसको आकुंचन कहते हैं। और प्रसारण, फैलाना, उसको प्रसारण कहते हैं। और गमन, जाना। इस प्रकार से 5 कर्म होते हैं, यह सिद्ध होता है। अब इसका टीका है, कर्म विभजते उत्क्षेपणेति, कर्म विभजते उत्क्षेपणेति। तो उत्क्षेपण जो इस प्रकार से ग्रंथ का भाग है उससे कर्मों का विभाग कर रहे हैं, ऐसा तात्पर्य है। अब कर्म का क्या लक्षण है?
कर्म का लक्षण है संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणम कर्म। संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग से भिन्न होने पर जो संयोग का असमवायी कारण हो उसे कर्म कहते हैं। संयोग भिन्नत्वे सति क्यों कहा? ये कोई वस्तु है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, मान लीजिए ये है, ये किया ऐसा, ये वस्तु है, ये हमने किया था, उत्क्षेपण अपक्षेपण था, ये हो गया अपक्षेपण नाम का कर्म हो गया। इस कर्म से क्या हुआ? संयोग हुआ है कि नहीं हो गया? हुआ है, हाथ और इसका संयोग हो गया है, इस प्रकार से यह हुआ है। तो मात्र यदि इतना कहते कि संयोग असमवायी कारणम कर्म, तो परिभाषा ठीक है, लक्षण ठीक है कि संयोग का असमवायी कारण कर्म होता है। इसमें संयोग भिन्नत्वे सति क्यों जोड़ा? कर्म से किसी न किसी देश से संयोग होता ही है कर्म के पश्चात। ऐसा किसी वस्तु में कोई क्रिया हो रही है, उसके पश्चात उसका उत्तर देश संयोग होता ही है। पहले क्या बताया था? क्रिया से विभाग होता है, विभाग से पूर्व देश संयोग का नाश होता है, पूर्व देश संयोग नाश के पश्चात उत्तर देश संयोग होता है। बिना आधार के कोई वस्तु स्थित रहती है क्या? तो किसी न किसी देश से, स्थान से उसका संयोग है ही। तो मात्र इतना यदि कह दे कि संयोग असमवायी कारणम कर्म, तो क्या ये लक्षण ठीक नहीं है? वास्तव में क्या होता है, संयोग दो प्रकार का होता है। एक क्रियाजन्य संयोग होता है, दूसरा होता है संयोगज संयोग। संयोग से भी संयोग उत्पन्न हो जाता है। कैसे? हाथ पे पुस्तक रखी है मान लीजिए, तो कर्म से क्या हुआ? हस्त पुस्तक संयोग हो गया कर्म से, किंतु उस संयोग से, हस्त पुस्तक संयोग से देह पुस्तक संयोग उत्पन्न होता है। कोई वस्तु, भूमि के ऊपर कोई वस्तु रखी है, उसके ऊपर कोई वस्तु रख दी, तो वहाँ पर क्या हुआ? उस वस्तु और भूमि का संयोग उत्पन्न हुआ है पहले क्रिया से, किंतु उसके पश्चात क्या होगा? उस संयोग से भूमि और उस वस्तु का संयोग भी हो जाएगा, तो एक संयोग से दूसरा संयोग उत्पन्न होता है। इस कारण संयोग का असमवायी कारण कभी कभी संयोग भी बन जाता है। तो वहाँ पर लक्षण ना चला जाए, अतिव्याप्ति ना हो, तो तब क्या कहा? संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणम कर्म, यह लक्षण है। कर्मत्व जातिमत्व अथवा कर्मत्व जाति से जो युक्त हो उसे कर्म कहते हैं। पहले द्रव्य गुण की सिद्धि अनुमान से की गई, किंतु कर्मत्व जाति की सिद्धि के लिए कोई अनुमान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है, ऐसा टीकाकार मानते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की टीका में आता है कि कर्मत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है। कैसे? कि गमन कर रहा है, प्रसारण कर रहा है, ऐसा लोक व्यवहार में देखा ही जाता है। तो अनेक उसमें अनेक क्रियाओं में कर्म ऐसा व्यवहार होता है, तो कर्मत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है। उत्क्षेपण अपक्षेपण ऐसा करके यह जातियाँ जो है कर्मत्व जाति, वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। यहाँ पर अब शंका हो रही है कि कर्म 5 ही है अथवा अतिरिक्त भी कर्म है 5 से अतिरिक्त। क्या कह रहे? ननु भ्रमणादेरपि अतिरिक्तस्य कर्मणः सत्वात् पंचेत्यनुपन्नम इति चेन्न भ्रमणादीनापि गमने अंतर्भावान्न पंचविधत्व विरोधः। 5 कर्म से अतिरिक्त भी कर्म होते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भ्रमण, रैचन, स्यंदन इत्यादि अतिरिक्त कर्म है। तो मात्र 5 कर्म ही क्यों होते हैं? स्यंदन का अर्थ है प्रवाह जो होता है, जल का स्यंदन, उसमें द्रवत्व के लक्षण में आता है कि आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम, ऐसा। तो स्यंदन क्या होता है? किसी वस्तु का प्रवाह स्यंदन होता है। तो कह रहे हैं स्यंदन अतिरिक्त कर्म है, भ्रमण अतिरिक्त कर्म है। ऐसी शंका के समाधान में क्या कह रहे हैं कि भ्रमणादीनामपि गमनेर अंतर, भ्रमण क्या कह रहे हैं? भ्रमणादीनामपि गमने अंतर्भावान्न पंचविधत्व विरोधः, कि भ्रमण, स्यंदन इत्यादि जो जो कहा गया है उन सब का गमन में ही अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण पंचविधत्व का कर्म 5 ही होते हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। कर्म 5 ही होते हैं, अतिरिक्त कर्म जो भी लग रहे हैं वे गमन में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है। यहाँ पर शंका हो सकती है। यहाँ पर क्या शंका हो सकती है? क्या कहा? उत्क्षेपण अपक्षेपण। उत्क्षेपण क्या है? ऊर्ध्वदेश संयोग असमवायी कारणम कर्म जो है उसको बोलते हैं उत्क्षेपण। अपक्षेपण क्या है? अधोदेश संयोग असमवायी कारण जो है उसको बोलते हैं अपक्षेपण। तो उत्क्षेपण जो हो रहा है वह भी वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, अपक्षेपण जो हो रहा है उसमें वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है। उत्क्षेपण अपक्षेपण को भी गमन के अंतर्गत क्यों नहीं ले लिया जाए? वह भी तो गमन का ही रूप है। यहाँ पर ऐसी शंका हो सकती है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी ऐसी शंका की है
इसकी टीका जो नीलकंठी है उसमें भी ऐसी शंका की गई है कि ऐसे में तो गमन को ही कर्म मान लो, अन्यों को कर्म मानने की आवश्यकता क्या है। जैसे भ्रमण इत्यादि को भिन्न कर्म नहीं माना जा रहा है, वैसे ही गमन इत्यादि को गमन के ही अंतर्गत अन्यों का भी उत्क्षेपण अपक्षेपण का भी अंतर्भाव कर लिया जाए। तो इस शंका के उत्तर में यही कहा है कि संप्रदाय जिस प्रकार से चला आ रहा है कर्म के विभाग में संप्रदाय जिस प्रकार का है, लोक व्यवहार जो न्यायिकों का जिस प्रकार का है वैसा संप्रदाय है, उसके आधार पर ही कर्म का विभाजन है। वहीं आ जाएगी स्वतंत्र इच्छा जो है, स्वतंत्र इच्छा वाले जो है वह ऋषिगण है। कौन? न्यायशास्त्र के रचयिता। तो जैसी उनकी इच्छा है, जिस प्रकार का व्यवहार है, उस प्रकार से ही कर्मों का विभाजन हुआ है। तो 5 है तो 5 ही माने जाते हैं। अब क्या है? द्रव्यम गुणस तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम। अब सामान्य क्या होता है? कह रहे हैं परम अपरं चेद द्विविधम सामान्यम। सामान्य कहते हैं जाति को। अब सामान्य है 2 प्रकार का। क्या कहा? परम अपरम। सामान्यम विभजते परम इति परम अधिक देशवृत्ति, अपरम न्यून देशवृत्ति, सामान्यादि चतुष्टय जातिर्नास्ति। सामान्य जाति को कहते हैं। टीका में क्या लिखा है? पर अपर 2 प्रकार का सामान्य होता है। तो पर किसको कहते हैं? अधिक देश वृत्ति वाला जो है उसे पर सामान्य कहते हैं। अपर सामान्य कौन है? न्यून देश वृत्ति, जो कम देश में रहता है उसको न्यून देश वृत्ति वाला सामान्य कहते हैं। जो जाति अधिक स्थानों पर रहती है वह पर है, जो कम स्थानों पर रहती है वह अपर है। कारिकावली में आता है कि सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परापरमेव च द्रव्यादि दृक्जातिस्तु सत्ता परतयुच्यते तद्भिन्ना तो या जाति सैव अपरतयुच्यते। यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक कैसा समझना है कि सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चापरम एव च। सामान्य 2 प्रकार का है, पर और अपर, ठीक है। द्रव्यादि त्रिक जातिस्तु सत्ता परतयुच्यते। द्रव्य गुण कर्म में सत्ता जाति रहती है, तो सबसे अधिक व्यापक जाति कौन सी है? सत्ता जाति है, क्योंकि द्रव्य में भी रहती है, गुण में भी रहती है, कर्म में भी रहती है। द्रव्यत्व कर्म में नहीं रहेगा, गुणत्व द्रव्य में नहीं रहेगा। इस प्रकार से सत्ता जाति अधिक व्यापक होती है, तो सत्ता परतयुच्यते, सत्ता पर सामान्य है। तद भिन्ना तो या जाति सैवा परतयुच्यते। उससे भिन्न जो जाति है, सत्ता जाति से भिन्न जो जाति है, उसको अपर जाति कहते हैं। आगे क्या कहेंगे? आगे कहेंगे द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परापरतयुच्यते व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वात् अपरापि च। किंतु जो द्रव्यत्वादिक जातिस्तु, जो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व इत्यादि जाति है, वो कैसा सामान्य है? वो परापर सामान्य है। पर भी है, अपर भी है। पर कैसे है? पर इसलिए है क्योंकि व्यापक है। द्रव्य जो कहे गए हैं, कौन कौन से कहे गए हैं? पृथ्वी तेज मरुत व्योम कालादिक देहिनो मना। इस प्रकार से जो 9 द्रव्य कहे गए हैं, इनके अंतर्गत ये बहुत व्यापक है। अधिकांश पदार्थ इनके अंतर्गत संसार के आ जाते हैं। ऐसे ही 24 गुण जो कहे गए हैं, तो अधिकांश स्थानों पर इनकी उपलब्धि होती है। तो एकदम न्यून देश वृत्ति वाले भी यह नहीं है, किंतु पर है। पर क्यों है? क्योंकि व्यापक है। और अपर क्यों है? क्योंकि सत्ता जाति से कम स्थानों पर रहते हैं। कैसे रहते हैं? सत्ता जाति जो है वह द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, किंतु जहाँ पर द्रव्यत्व होगा वहाँ पर कर्मत्व नहीं होगा, जहाँ पर कर्मत्व होगा वहाँ पर द्रव्यत्व नहीं होगा। इस प्रकार से सत्ता जाति तीनों में रहती है, तो सत्ता जाति से अपर ये है। किंतु जो अन्य जातियाँ हैं, कौन कौन सी? घटत्व पटत्व इत्यादि जातियाँ, उनसे ये सभी द्रव्यत्व इत्यादि जो हैं वह पर है। तो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व क्या हो गए? परापर हो गए। और सत्ता जाति क्या हो गई? सत्ता जाति हो गई पर। अपर कौन होगा? घटत्व पटत्व इत्यादि जो सामान्य रूप से है वे हो गए न्यून देश वृत्ति वाले अपर सामान्य। यह हो गया 2 प्रकार का सामान्य। परम अधिक देश वृत्ति, अपरम न्यून देश वृत्ति, सामान्यादि चतुष्टय जातिर्नास्ति। तो अब कौन बचे? पहले द्रव्य गुण कर्म हो गया है, उसके बाद सामान्य विशेष समवाय अभाव। सामान्य विशेष समवाय अभाव, इनमें जाति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यह कल बताएंगे। एक आता है जातिवादक संग्रह करके। क्या होता है? व्यक्तेरवेदस्तुल्यत्वं संकर उत्थानमस्थितिः रूपहानेर संबंधः जातिवादक संग्रह, ऐसा करके कारिका आती है। कैसे? इससे क्या ज्ञात होता है कि कहाँ पर कौन जाति नहीं हो सकती और किसमें जाति नहीं हो सकती। जातित्वे बाधकम और जातिमत्वे बाधकम, ये दोनों ही प्रकार का पता लगता है। कैसे?
व्यक्तेरभेदः, कोई व्यक्ति है वह एक है तो उसमें जाति नहीं हो सकती। आकाश में आकाशत्व नाम की कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि आकाश एक है। तो व्यक्तेरभेदः, जो स्वाश्रय वाला व्यक्ति है वह एक ही हो, तो वह आकाश जो है वह एक है, यह हो गया व्यक्तेरभेदः। तुल्यत्वम, तुल्यत्वम कैसा है? घटत्व और कलशत्व। घटत्व जो होता है वह, घट और कलश भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, घट और कलश एक ही पदार्थ है, तो तुल्यत्व दोनों में है। किंतु घटत्व और कलशत्व में से किसे जाति लिया जाए, तो जो लोक व्यवहार में घटत्व जाति चली आ रही है उसे ही ग्रहण करना है। कलशत्व कोई भिन्न जाति नहीं है, घटत्व ही कलशत्व है। तुल्यत्व हो गया। दूसरा है, इसके पश्चात है संकर। संकर क्या होता है, इसको समझाना पड़ेगा। इसको ऐसे कहते हैं कि परस्पर अत्यंताभाव रूपी जो धर्म है उनका एकत्र समावेश यदि मिल जाए तो वो जाति होने में बाधक होता है। कैसे? कल की कक्षा में इन सभी को लक्षण के साथ जो है वह समझेंगे।